और इधर आपको बताएं कि कानपुर संजीत हत्याकांड में अहम खुलासा हुआ है। संजीत के घर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर थे अपहरणकर्ता। कानपुर पुलिस का सर्विलांस सिस्टम एक तरीके से कह सकते हैं कि फेल हुआ है। आरोपी लगातार संजीत के परिवार वालों पर नजर रख रहे थे। अगर पुलिस सक्रियता दिखाती तो आज वो जिंदा होता। हत्याकांड का खुलासा होने के बाद अब पुलिस पांडु नदी में शव की तलाश कर रही है। देखिए मामला जो है वो कितना ज्यादा गंभीर, क्योंकि 29 जून को फिरौती की मांग की जाती है। 11 जुलाई को अपहरणकर्ताओं ने 21 बार फोन किया, लेकिन बावजूद पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती। लगातार वो अपराधी उसके परिवार पर नजर रखते हुए नजर आए, लेकिन पुलिस या तंत्र यहां पर पूरी तरीके से फेल साबित हुआ। अपहरण, फिरौती और हत्या, और इसके पीछे वो नाकामी जो कि लगातार सिस्टम की नाकामी साबित हो रही है। पुलिस की सर्विलांस टीम वहां पर ट्रेस नहीं कर पाई, तो कानपुर बर्रा के लैब टेक्नीशियन संजीत यादव के अपहरण के बाद उनकी हत्या कर दी गई। अपहरण कांड के 31वें दिन इसका खुलासा हुआ। पुलिस ने 5 आरोपियों को दबोच लिया है, जिनमें से 4 आदमी और 1 महिला शामिल है, लेकिन संजीत यादव का शव नहीं मिला। बर्रा 5 निवासी लैब टेक्नीशियन संजीत यादव 22 जून की देर शाम से लापता थे। 2 दिन तक संजीत का कोई सुराग न लगने पर परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई थी। इस दौरान 29 जून को अपहरणकर्ताओं ने 30 लाख रुपए की फिरौती के लिए पहली बार कॉल की। आरोप है कि परिवार की जानकारी देने के बाद भी पुलिस का रवैया काफी ढुलमुल रहा। 11 जुलाई तक अपहरणकर्ताओं ने परिजनों को फिरौती के लिए 21 बार कॉल किए। परिजनों का यह भी कहना है कि पुलिस निगरानी में 13 जुलाई को फिरौती की रकम गुजैनी पुल से फेंक दी गई, जिसे लेकर अपहरणकर्ता फरार हो गए, लेकिन संजीत का कोई सुराग नहीं मिला। फिर एक युवक की जान की जिम्मेदार बन गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संजीत यादव की, जो 22 जून को अपने जो जिस निजी अस्पताल में काम करते थे वहाँ से घर लौट रहे थे, लेकिन तब से अभी तक घर नहीं पहुँचे थे। और उसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी, ये जो कानपुर का बर्रा थाना है उसमें गुमशुदगी दर्ज हुई थी। उसके बाद से जब परिजनों के पास फिरौती का फ़ोन आया तो परिजन घबराए और पुलिस के आला अधिकारियों की मदद ली, लेकिन मदद का ये नतीजा निकला कि संजीत को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जी हाँ, हम जो बर्रा के तत्कालीन इंस्पेक्टर थे रणजीत राय, उनकी लापरवाही, इसके अलावा जो एसपी साउथ हैं जो कानपुर की अपर्णा गुप्ता, उनकी लापरवाही और एक दरोगा राकेश की लापरवाही से संजीत ने अपनी जान गंवा दी है। जो अपहरणकर्ता थे उन्होंने परिजनों से फिरौती भी ले ली और लेकिन संजीव को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस के हाथ वो अपहरणकर्ता लग चुके हैं जिन्होंने घटना को अंजाम दिया था, लेकिन संजीत के शव का अभी तक पता नहीं चला। हम इस समय आपको दिखाना चाहेंगे, हम संजीत के घर के बाहर हैं। ये संजीत का घर है। देखिए किस तरीके से जो परिजन हैं वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, कहीं ना कहीं पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा परिवार, जो परिजन है वो रो के उनका बुरा हाल हो चुका है। लेकिन जो संजीत के माता पिता और जो बहन है उसको अभी पुलिस कहीं पे ले गई है, क्योंकि वो लोग अभी यहाँ पे नहीं मौजूद हैं। उनको कहीं ले जाया गया है कुछ शिनाख्त के लिए। तो अब देखना ये होगा कि पुलिस उनको कब लाती। और दूसरी चीज़, एक बड़ा सवाल ये है कि परिजनों का शुरू से ही पुलिस के ऊपर लापरवाही का आरोप है। तो अब जो पुलिस के आला अधिकारी हो किस तरीके से जो बर्रा ऐसो थे उनको सस्पेंड कर दिया गया इस पूरे मामले में। इसके अलावा जो और लोग हैं, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हों चाहे जो दरोगा, उन पर क्या कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन सलमान के साथ राहुल वाजपेयी, इंडिया न्यूज़। पुलिस की लापरवाही एक बार फिर एक युवक की जान की जिम्मेदार बन गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संजीत यादव की, जो 22 जून को अपने जो जिस निजी संजीत की हत्या के बाद उसकी बहन ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का यह कहना है कि पुलिस की लापरवाही से ही संजीत यादव की जान गई है। हमारा भाई नहीं है।
किसको असल जिम्मेदार मानते हो आप? पुलिस प्रशासन को, रंजीत राय को, मैडम को, राजेश को, ये तीनों मेरे साथ गेम करते रहे। तीनों ने गेम किया मेरे साथ मिलके। तो परिवार का दर्द एक तरफ तो वहीं दूसरी ओर सियासत भी अपने चरम पर है। कानपुर कांड पर विपक्ष एक बार फिर से हमलावर है। संजीत यादव हत्याकांड पर अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इकलौते बेटे की हत्या दुखद है। प्रियंका गांधी वोड्रा ने सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। मायावती ने भी ट्वीट किया और कहा कि यूपी में जंगल राज है। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तमाम नेताओं ने ट्वीट के जरिए जोरदार हमला बोला है, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव हो या फिर मायावती हो। देखिए किस तरीके से यूपी सरकार पर सवाल उठाते हुए, हालांकि जो पूरा प्रकरण हुआ है वो अपने आप में कई सवालों को जन्म देता हुआ, और अब राजनीति किस तरीके से हो रहा है वो भी आप देखिए। यूपी के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि अगर विकास ऐसा कांड करने के बाद मेरे सामने आता तो मैं गोली मार देती। ऋचा दुबे का यह कहना है कि वो कई साल से पति विकास दुबे के साथ नहीं रहती। वो शादी के 2 साल बाद ही पति का घर छोड़कर चली गई थी, क्योंकि वो शहर की लड़की थी और उन्हें गांव का माहौल अच्छा नहीं लगता था। विकास वहां पर अक्सर झगड़ा करता था। इतना ही नहीं, ऋचा दुबे में बिकरू कांड में मारे गए पुलिस वालों के परिवार वालों से माफी भी मांगी है। ऋचा दुबे से खास बातचीत की इंडिया न्यूज संवाददाता खुर्रम निजामी ने। इस वक्त मौजूद हैं विकास दुबे की बेवा ऋचा दुबे के साथ। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे रहा पूरा दिन, कैसे वो घटनाक्रम में कैसे रही वो। ऋचा जी, पहले सवाल ये है कि अब विकास दुबे नहीं है, पहली जिंदगी बेहतर मानती हैं, ये जिंदगी बेहतर मानती हैं? देखिए, एक औरत के लिए उसका पति होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक बच्चे के लिए उसकी माँ ज़रूरी होती है, तो एक औरत के लिए उसका पति। आप यही क्वेश्चन हमारी जो 10 बहनें विधवा हुई हैं आप उनसे करेंगे तो वो आपको हो सकता है इस क्वेश्चन पे वो डांट दें इस समय, क्योंकि पति एक पत्नी का अपने हिंदुस्तान में अंग माना जाता है, पर वो ऐसा कृत्य करके गए हैं कि उस अंग के लिए मैं स्पीचलेस हूँ। आप स्पीचलेस हैं, लेकिन आपने एक लंबा वक्फा गुजारा है उनके साथ। उस बीच आपके कैसे लगे? विकास दुबे कैसे थे? क्या वो शॉर्ट टेम्पर्ड थे, गुस्सा जल्दी आ जाता था, क्या थे वो? विकास एक जिद्दी इंसान थे, एंजाइटी पेशेंट थे, जिसके कारण वो जब जिस चीज़ की जिद कर लेते थे वो पूरा करते थे। जिस चीज़ करते पूरा करते थे। लेकिन बड़ी सवाल ये है कि 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया गया उस दिन, 1 और 2 तारीख को। ये आपको मालूम चला? कैसे मालूम चला? उसके बाद आपने क्या किया? मुझे तो विकास का ही 2 बजे रात कॉल आया था, बोले कि मेरी गांव में झगड़ा हो गया है, गोलियां चल रही, तुम बच्चों को लेके हट जाओ। मैं वहां से हट गई बच्चों को लेके, मगर मुझको ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि पुलिस कर्मियों पे गोली चली। शायद मुझे ये बात पता होती तो मैं इस घर से कभी ना हटती, और हो सकता हो यदि ये कृत्य मुझे पहले पता हो गया होता तो आज ये सब कुछ माहौल ना होता। तो आप रोकती उनको? हाँ, मैं श्योर रोकती। मैं उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करती। चाहे मैं यहाँ होती तो मैं लोकल पुलिस को फ़ोन करके इस चीज़ को बताती कि ऐसा होने वाला है, निर्दोष कोई भी मारा जाएगा दुनिया में। यदि हम समाज में रहते हैं तो हम निर्दोष की हत्या पे कभी खुश और वो पार्टी नहीं मना सकते। और आज के टाइम पे, कोविड के टाइम पे, पुलिस हमारे लिए भगवान है। चाहे आप हो चाहे हम हो, आम नागरिक के लिए पुलिस बहुत अच्छी है, और पुलिस वाकई में अच्छी होती है। जो गलत होता है उसके साथ वो गलत खड़ी होती है, बाकी जो गलत नहीं होता है तो पुलिस कभी किसी के साथ गलत नहीं करती है। आपको संपत्ति बताई जा रही है, उनकी बहुत बड़ी संपत्ति उनके पास थी, कई मुल्कों में उन्होंने निवेश कर रखा था, प्रॉपर्टी ले रखी थी। कैसे, कितनी सच्चाई है इसमें? आप तो खुद ही इस घर में बैठे हुए 1600 स्क्वायर फीट के 84 मकान में आप बैठे हुए, अकूत संपत्ति वाला। जो अकूत संपत्ति का मतलब होता है टाटा बिरला। हो सकता हो कि यदि अकूत संपत्ति होती तो आज मैं यहाँ ना होती, कहीं विदेश में होती, आपसे इंटरव्यू भी ना कर पाती। जय वाजपेयी की बात करें, उनका नाम बार बार आ रहा है कि वो उनके फाइनेंसर थे, उनका पूरा पैसा रखते थे, कुबेर थे एक तरीके से विकास दुबे के। कैसे आप जानती, कितना जानती है आप उनके बारे में? मैंने एक बार जय वाजपेयी से मिली हुई हूँ, जब मेरा जिला पंचायत का चुनाव था तब मैंने उनसे बात करी हुई थी। बस ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेरी फोटो खींची थी, माला पहनाया था, ऐसा मैं कुछ भी जय वाजपेयी के बारे में नहीं जानती कि वो विकास के साथ बैठते थे या विकास के अकूत संपत्ति के मालिक थे। मुझे कुछ नहीं इस विषय में। जब बिकरू गाँव का जो घर था वो ढाया गया तो आपको तकलीफ हुई, कैसे आपने रिस्पॉन्ड किया? देखिए, जब किसी के 10 पति खत्म हो जाते हैं, कॉमन सेंस की बात है, तो वो उसका भी तो घर ढह दिया, उसका भी तो सब कुछ चला गया। यदि मैं अपने ही बारे में सोचूं, अपने बारे में सोचूं, मैं तो ये सोचती हूँ आज की नारी होके कि मैं अकेले एक विधवा होती, वो 10 मेरी बहनें आज ठीक होती। लेकिन आपको कानून पे कितना भरोसा है?
पूरा भरोसा है अपने न्याय पे, अपनी मुख्यमंत्री जी पे, अपने समाज पे, मुझे सब पे भरोसा है। जो भी होगा उस निर्णय को मेरे लिए सर्वप्रिय है और मैं झुक के उस निर्णय को। तो उस हिसाब से तो विकास दुबे को कोर्ट में प्रस्तुत करना चाहिए था, उस पर मुकदमा चलना चाहिए था, फिर सजा मिलनी चाहिए थी, उसका तो सीधे एनकाउंटर कर दिया गया। अब इस विषय में मैं नहीं कुछ बता सकती, यदि मैं होती तो मैं बताती। अरे दूसरी एक बड़ी अहम बात है ये है कि उनके तमाम नेताओं के साथ ताल्लुकात थे, तमाम फोटो वायरल हो रही है। जो पॉलिटिकल कनेक्शंस बारे में आप कैसे जानती, कितना जानती, कैसे देखा करती थी आप उस गांव में जब रहा करती थी? मैं उस गांव में रही नहीं, 3 साल रही शुरुआत के शादी में, जहाँ मेरा बेटा पैदा हो गया मैं कानपुर में आके शिफ्ट हो गई। मुझे कुछ भी इस पर नहीं पता कि किससे उनके ताल्लुकात थे, किससे उनका क्या संबंध था। मैं इन सब बातों के बारे में कुछ भी मुझे जानकारी। ये सब डिस्कशन नहीं होता था आपका विकास? नहीं, मेरा विकास से सिर्फ इतना डिस्कशन होता था, जो मुझे बच्चे पालने थे उन्हें बच्चों का भुगतान करना था। सिर्फ लाइफ में मेरा एक मोटिव था, मैंने हर चैनल को बताया है। और नहीं आगे भी मैं इस चीज को आप लोग सामने मिसाल एक कायम होगी। मुझे सिर्फ और सिर्फ बच्चे पढ़ाने थे, जिसका मुझे 50% प्रॉफिट भी मिला है कि मेरा बड़ा बेटा 3 साल मेडिकल करियर कर चुका है। मेरा छोटा बेटा 4 से हाई स्कूल उसने अभी क्लियर करा है। वो IAS बनना चाहता है और मेरा हमेशा उसी में ही झुकाव रहा कि मुझे अपने बच्चे काबिल बनाने। किसका फैसला था इंग्लैंड भेजना जो बच्चा MBBS कर रहा आपका? पहली बात तो बच्चा मेरा इंग्लैंड में नहीं था, बच्चा मेरा रशिया में था, मॉस्को सिटी में पढ़ता था। ये मेरा फैसला था क्योंकि मेरा बच्चा ये लखनऊ के बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल से उसने क्लियर करा था। उसने नीट इंडिया से क्लियर करी थी, मगर हमारे पति की ये जो माहौल था यहाँ का आसपास का, मेरा बच्चा अपनी लाइफ स्पॉइल नहीं करना चाहता था। ये मेरा फैसला था कि वो जाए। विकास क्या कहते थे बारे में? नहीं, विकास को भी बहुत शौक था कि मेरे बच्चे पढ़े और काबिल बने। अरे एक बात है, जब आपको मालूम चला कि 8 लोग का कत्ल हो गया है, 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, उस वक्त पहली चीज़ आपके जहन में क्या आई जब विकास का नाम उसमें आता है? तो क्या आ सकती थी? हम लोग इतना डरे हुए थे, कुछ जहन में आ ही नहीं रहा था, ना सोचने का ना समझने का। बस हम लोग एकदम डिप्रेशन में थे। कैसे क्या? देखिए सर, आप सवाल पूछ रहे हो, मैं आंसर दे रही हूँ, मगर वो 7 दिन मैंने जिए हैं, उसका मैं आपको कुछ भी नहीं, जवानी तो नहीं बता सकती, ना एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो और जब एनकाउंटर खबर मिली तब आपके जहन में क्या आया? इनकाउंटर के टाइम तो मैं पुलिस के पास ही थी, पुलिस ने मेरे को बताया और मैं उस समय क्या कहती, क्योंकि वो ऐसा कृत्य था कि उस समय मैं कुछ कह नहीं पाई। आंसू आए थे आँख में आपके? क्यों, मैं पत्नी हूँ, आप क्या सवाल मुझसे कर रहे हैं? मैं आज भी रो रही हूँ और दिन भर रोती हूँ और हर पल रोऊंगी, हमेशा रोऊंगी और जिंदगी भर रोती रहूंगी। वो मेरे पति थे, कहीं उनका कोई पहलू कैसा भी था, मगर कहीं ना कहीं वो मेरे पति भी थे। अगर उस वक्त वो आके पास आ जाते तब आप क्या कहती उनसे? तो मैं उनको तुरंत सरेंडर कराती, अपने हाथों से पकड़वाती। नहीं होता, यदि मैं उस जगह पे होती जब वो ये कृत्य कर रहे होते, तो मैंने सबसे कहा है मैं अपने हाथ से मारना पसंद करती। मैं अपने आप को विधवा करना डिजर्व करती थी, पर मैं किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहती थी। आखिरी सवाल ये है कि अब आपकी आइंदा जिंदगी जो है वो कैसे गुजरेगी? आप जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, राजनीति में आपका क्या रहेगा? अध्यक्ष नहीं, सदस्य। सदस्य है, तो आपका राजनीति में क्या रहेगा और बच्चों के लिए आप क्या सोचा है? बच्चों को मैंने शुरू से पढ़ा रही थी, आज भी पढ़ाऊंगी। मेरा भविष्य, मेरी सपने, मेरी दुनिया, मेरे बच्चे हैं और राजनीति के लिए नो कमेंट्स। तो राजनीति के नो कमेंट लेकर ऋचा दुबे का साफ तौर पे कहना है कि अगर विकास दुबे एनकाउंटर से पहले उनके संपर्क में आते, उनके पास आते, तो जाहिर सी तौर है वो उनको सरेंडर करने के लिए कहती और लोकल पुलिस को बताती कि वो कहाँ है। जाहिर सी बात है कि आज वो बेवा हैं, उनकी तकलीफ है, लेकिन ज़्यादा तकलीफ वो बताती हैं कि जो 8-10 पुलिसकर्मी की बेवा हैं वो ज़्यादा तकलीफ दे है। उनको कानून पर भरोसा है, लेकिन जो एनकाउंटर हुआ वो भी बिल्कुल सही हुआ, ये कहना है विकास दुबे की बेवा ऋचा दुबे का। कैमरामैन हरिओम के साथ खुर्रम जामी, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।